हम लोग आज कवर करेंगे जून 2024 के मैगजीन को। आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले एग्रीमेंट। जून में क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहले अडानी इंटरनेशनल पोर्ट और तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के मध्य तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के मध्य एक समझौता हुआ है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि दार ए सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल संचालित करने के लिए 30 साल का समझौता हुआ है। तो अडानी इंटरनेशनल पोर्ट और तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के बीच समझौता हुआ है। दार एस सलाम बंदरगाह महत्वपूर्ण है, 30 साल की रियायत समझौता हुआ है। फिर टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईआईटी बम्बे ये दोनों समझौता किए हैं। टीसीएस और बम्बे के बीच क्या चीज़ को लेकर समझौता हुआ है, तो भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया जाएगा। क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर के बाद चीज़ें और छोटी छोटी बनाई जा सकती हैं, जैसे मोबाइल वगैरह और छोटे हो जाएंगे। तो 2 वर्ष का समझौता है, यहाँ वर्ष महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये याद रखेंगे। टीसीएस टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे के बीच समझौता हुआ है। फिर एनपीसीआई जो भारत में पेमेंट लिमिटेड कंपनी है, एनपीसीआई और पेरू केंद्रीय रिजर्व बैंक के बीच समझौता हुआ है। तो यहाँ ये याद रखना है, यूपीआई तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश पेरू बन चुका है। तो एनपीसीआई जो भारत में पेमेंट को रेगुलेट करता है, और पेरू की केंद्रीय रिजर्व बैंक, ये कह सकते हैं कि भारत की जैसे आरबीआई है वैसे पेरू की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता हुआ है। तो ये 3 एग्रीमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है अडानी इंटरनेशनल पोर्ट और तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के बीच समझौता हुआ है, दार एस सलाम बंदरगाह 30 साल की रियायत। फिर टीसीएस और आईआईटी बम्बे के बीच समझौता हुआ है क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए, और एनपीसीआई और चिली पेरू के मध्य समझौता हुआ है। ये दक्षिण अमेरिकी देश है जो यूपीआई तकनीक को अपनाने वाला बन चुका है। आइए अब अपॉइंटमेंट देखते हैं। अपॉइंटमेंट 2024 अपॉइंटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, हर महीने के जो टॉप अपॉइंटमेंट होते हैं ये आपको तैयार करना है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति लॉरेंस वोंग बन चुके हैं। लॉरेंस इसके जो राष्ट्रपति हैं वो है थर्मन शनमुगारत्नम, ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चाड के प्रधानमंत्री पहले सक्सेस मसरा थे, पिछले महीने में सक्सेस मसरा आपको याद होगा, लेकिन अब अल्लामाए हलीना हो चुके हैं चाड के नए प्रधानमंत्री। इसी तरीके से जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है उसके सीएमडी बन गए हैं मनोज मित्तल। लघु उद्योग विकास बैंक, इसके मनोज मित्तल अभी जो है सीएमडी बन गए हैं, यानी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। एनटीए जो है, एनटीए के अध्यक्ष को हटा दिया गया था सुबोध कुमार को। अब सुबोध कुमार की बर्खास्तगी के बाद प्रदीप सिंह खरोला जो हैं ये एनटीए के नए महानिदेशक बन चुके हैं, नए डायरेक्टर बन चुके हैं। फिर भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच दूसरी बार बने हैं स्कॉट फ्लेमिंग, जो अमेरिका के हैं। तो सीनियर बास्केटबॉल टीम पुरुष वाले की इसके कोच बन चुके हैं स्कॉट फ्लेमिंग इसके सीनियर वाले के हैं। इसके बाद एसएससी के जो हेड हैं वो राकेश रंजन बन चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। आइसलैंड के नए राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटिर, हल्ला से याद रखिए, आइसलैंड ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आइसलैंड में आइस में हल्ला हो गया, तो आइसलैंड में हल्ला टॉम सराटोर। तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी बने हैं, ध्यान रखेंगे तीसरे कार्यकाल में होने वाले ये दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हो गए हैं। इसके बाद जो है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हो गए हैं, इससे पहले नवीन पटनायक थे, और ये 16वें मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बन गए हैं भाजपा के। और उड़ीसा में 147 सीट है विधानसभा में, जिसमें से 78 सीट बीजेपी ने जीती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वहाँ के राज्यपाल रघुवर दास है, आप जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, सीएम वहाँ के हो गए मोहन चरण, और रघुवर दास वहाँ के राज्यपाल हो चुके हैं, इससे पहले नवीन पटनायक थे। फिर अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार पेमा खांडू जो भाजपा के हैं वो बने हैं अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री पेमा खांडू। और ये वहाँ 60 सीट है विधानसभा में टोटल, जिसमें से 46 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। फिर भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बन चुके हैं, और जो है मनोज पांडे यहाँ से हट चुके हैं, मनोज पांडे की जगह लिए हैं उपेंद्र द्विवेदी। और नया जो लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, मतलब जो उप प्रमुख हो गए, वो हो गए हैं एनएस राजा सुब्रमण्य। 3 सेना है हमारे पास, वायुसेना के विवेक कुमार हैं, और जो जल सेना अध्यक्ष हैं वो अभी दिनेश के त्रिपाठी थे, और यहाँ जो है जो थल सेना है इसके उपेंद्र द्विवेदी हो चुके हैं। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति सीनबाम
पार्दियो, ये क्लाउडिया सीनबम पार्दो, क्लाउडिया से भी याद रख सकते हैं। ये क्लाउडिया जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भी जो इकोनॉमी वाली थी वो थी क्लाउडिया, और यहाँ मेक्सिको की पहली राष्ट्रपति भी क्लाउडिया हो गई हैं। ठीक है। अब राजकोट हाईकोर्ट के, राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम श्रीवास्तव है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अगर कोशिश करिए याद कर लीजिए। फिर कैलिफोर्निया में अमेरिका में जज बनने वाले पहले तेलुगु महिला जया बर्डिगा है, ये याद रख लीजिएगा। अमेरिका में कई राज्य हैं जिसमें कैलिफोर्निया है, इसमें अमेरिका में जज बनने वाले पहले तेलुगु महिला बन गई है जया बर्डिगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर और कुछ महत्वपूर्ण, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ये अजीत डोभाल है, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद भी होगा पहले से। भारतीय उद्योग परिसंघ संजीव पुरी इसके अध्यक्ष बन गए हैं, 1895 में बनाया गया था, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ संजीव पुरी, भारतीय उद्योग परिसंघ संजीव पुरी, भारतीय उद्योग परिसंघ संजीव पुरी। इसके बाद नेफेड जो है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इसके जेठा भाई जो हैं ये बन गए हैं हेड। तो कृषि सहकारी विपणन संघ, जेठालाल को जैसे आप देखे होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में खाना बहुत पसंद होता है, तो कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड, नेफेड के जेठा भाई जो है हेड बन चुके हैं। इसके बाद भारतीय नौसेना के पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये अनामिका है, भारतीय नौसेना के पहली महिला हेलीकॉप्टर अनामिका बिराजीव हैं। उसके बाद राज्यसभा में सदन के नेता, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। ये राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा हैं, जबकि विपक्ष में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस से हैं। जेपी नड्डा पीयूष गोयल की जगह पर आए हैं, यानी पहले राज्यसभा के सदन के नेता ये थे। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ इफ्को राष्ट्रीय कृषक उपकरक उर्वरक सहकारी संस्था, इसके दिलीप संघानी हेड बन चुके हैं। इफ्को काफी महत्वपूर्ण नाम है, कृषक उर्वरक ये सहकारी संस्था है। अलीगढ़ मुस्लिम एयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नईमा खातून बन चुकी है, इसमें पहली बार किसी महिला को दिया गया है, नईमा खातून को। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष कृष्णा एला बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें संघ के अध्यक्ष फिलेमॉन योंग बन चुके हैं, फिलेमॉन योंग बन चुके हैं। उसके बाद जो है फिलेमॉन योंग बन चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ के अवार्ड एंड ऑनर, काफ़ी महत्वपूर्ण है अवार्ड एंड ऑनर। नवरत्न कंपनी 18 हो चुके हैं, जो अभी 17वां और 18वां है। हुडको और इरेडा याद रखेंगे, हुडको यानी आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, और इरेडा जो है ये भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, यानी अब टोटल 18 नवरत्न हो चुके हैं। हुडको को मिला है 18 अप्रैल 2024 को मान्यता, और इरेडा को मिला है 26 अप्रैल 2024 को मान्यता। आवास हुडको की स्थापना हुई थी 1970 में, और इरेडा की स्थापना हुई है 1987 में। महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। लंदन सिटी ऑफ फ्रीडम पुरस्कार, लंदन सिटी ऑफ फ्रीडम पुरस्कार शबाना आजमी को मिला है। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीना जस्टिस को मिला है। लंदन सिटी ऑफ फ्रीडम शबाना आजमी, जबकि कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीना जस्टिस को मिला है, जो तिरुवनंतपुरम केरल की है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार, गांधी जी के फॉलोअर है नेल्सन मंडेला, नीम हंस को मिला है। नीम हंस यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान नीम हंस, और बोत्सवाना के प्रोफेसर बोटल मोंगवे को यह नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। फिर नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये विनोद को मिला है, विनोद गनात्रा, जो ये भारत के पहले ऐसे फिल्म डायरेक्टर हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है UK एशियन फिल्म फेस्टिवल का, ये मिला है कविता कृष्णमूर्ति को, जो भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। इसके बाद EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार विल्लियन सुबैया को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार RBI को मिला है, और RBI की तरफ से जो इनके CEO हैं मनोरंजन मिश्रा, वो इससे लेने गए थे, और ये लंदन की प्रमुख सेंट्रल बैंकिंग द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार डॉक्टर रश्मि सलूजा को मिला है, डॉक्टर रश्मि सलूजा को मिला है। ये पुरस्कार देने वाले हैं म्यांमार के दूतावास द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करें फिर यहाँ बात करते हैं आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड ये मिला है आपके REC लिमिटेड को। REC लिमिटेड जो ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड है, ये इसके द्वारा दिया गया है, ये आउटलुक ग्रुप द्वारा दिया गया है। प्रथम प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान, ये BHU की डॉक्टर निवेदिता को मिला है, निवेदिता को मिला है।
और ये पत्रिका जो है बनास जन की ओर से विख्यात आलोचक नवल किशोर की स्मृति में दिया जाता है। और जो ये निवेदिता हैं इन्होंने लिखा था नजीर अकबराबादी, इसके लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार, ये स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, जैसे गुजरात में भुज में जो भूकंप आया था उनकी पीड़ितों की, उनकी जो पीड़ित थे उनकी स्मृति में बना हुआ था, तो इनको ये पुरस्कार मिला गया है। यह विश्व के सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में आता है। तो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा जो भारतीय अभिनेत्री है इनको मिला है। और इनको जो फिल्म है मिसेज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और इस फिल्म को आरती कदम द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये मेजर राधिका सेन को मिला है जो भारतीय महिला शांति सैनिक हैं। और ये यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा दिया गया था। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार, ये सेबी के द्वारा दिया गया है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार ये सेबी के द्वारा दिया गया है। और सेबी के अध्यक्ष अब माधवापुरी बुच बन चुकी हैं, अजय त्यागी हट चुके हैं, माधवीपुरी बुच बन चुकी हैं। और सेबी के 1988 में बना था। इसमें पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT को मिला है, CDOT को मिला है। कांस फिल्म महोत्सव पुरस्कार, कांस फिल्म महोत्सव पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिगुएल गोम्स हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अंबु सांगरे हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है इसमें लैंड हीरो ये सिद्धेश साकोरे को मिला है। और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं, ये महाराष्ट्र के किसान है सिद्धेश साकोरे। और UNSST जो है ये इसको देता है। और ये पुरस्कार अन्य 9 व्यक्ति को मिला है, इनके अलावा 9 व्यक्ति को मिला है। सिद्धार्थ साकोरे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है ATD बेस्ट 2024, ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024, ये NTPC को मिला है। फिर विजडन क्रिकेटर अलग मैन, इसके पुरस्कार इसमें जो है पुरुष वाले में मिला है पैट कमिंस को जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और महिला क्रिकेटर में नेट स्काईब्रंट जो ऑस्ट्रेलिया के हैं इनको मिला है। और विजडन ट्रॉफी जो है ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया के हैं इनको मिला है। और कुछ पुरस्कार देखिए तो 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF, ये जो है इसमें जो है इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। और इसमें नेशनल ज्योग्राफिक की फिल्म बिली एंड मॉली एंड वाटर लव स्टोरी, इसको जो है इसमें उद्घाटन फिल्म थी, इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किए गए पुरस्कार, जो इसमें पुरस्कार दिए गए हैं इसमें गोल्डन कोंच पुरस्कार मिला गोल्डन थ्रेड को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। सिल्वर कोंच पुरस्कार मिला 60 आकाशगंगा, सौर मिल्क, जीमा पोलैंड की फिल्म। प्रमोद पति पुरस्कार मिला है लियाम लोपिंटो को जो एक जापानी डायरेक्टर है। और 18वां शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है सुबैया नल्लामुथी को जो वाइल्ड लाइफ पर ये जो है मूवी बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ पर जो है मूवी बनाते हैं। इसमें कुछ लेखक हैं जो लेखक इसमें ये किताब लिखे हैं महत्वपूर्ण, ये हर महीने के मैगजीन में महत्वपूर्ण होता है। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ये बिल गेट्स ने लिखा है। आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मुंगा जो क्रिकेट लेखक हैं इनकी किताब है। गेटवे टू द सी, ये जो है मैरीटाइम मुंबई सोसाइटी द्वारा जो है इसका संकलन किया गया है। इसमें 18 लेख हैं जिसमें मुंबई के बंदरगाहों के बारे में डीपली बताया गया है। इसका भारत सरकार ने इसका प्रकाशन किया है। और इसके रमेश बैस जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है इसके द्वारा इसको किया गया है। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये कल्पना किलावाला की किताब है। एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट जो भारतीय अभिनेत्री हैं इनके द्वारा जो है ये एड मम्मा ब्रांड के अधीन बच्चों की पुस्तकों की श्रृंखला का ये पुस्तक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट डेज परीक्षा के लिहाज से हमेशा पूछा जाता है कुछ महत्वपूर्ण डेज के बारे में। इंपॉर्टेंट डेज, दसवां विश्व मासिक दिवस पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इस विषय के साथ जो है 28 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को, भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे 29 मई को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया गया था जिसका विषय था फिट फॉर द फ्यूचर। इसके बाद जो है विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
पहली बार ये 1973 में मनाया गया था, क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के अगले साल से। ठीक है। इसके बाद जो है इसमें विश्व पर्यावरण के दिवस पर दिल्ली में स्वदेशी वायु गुणवत्ता निर्वाणी प्रणाली का उद्घाटन किया गया और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया गया। इसका विषय थी हमारी भूमि हमारा भविष्य, 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस का। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण से और सूखे से मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिवस 17 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जो भारत की ही देन है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा चुका है आपसे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई सूक्ष्म एवं लघु मझले उद्योग 27 जून को मनाया गया है। इसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या इस साल जो है प्रमुख महत्वपूर्ण बातें हुई है, इसकी बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा न्यूरोफॉर्मिक सिस्टम हाला पॉइंट बनाया गया है। न्यूरोफॉर्मिक क्या होता है, तो न्यूरोफॉर्मिक जो है ये ऐसा बनाया जाता है जिसमें मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को कंप्यूटर के आधार पर बनाया जाता है, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की प्रणालियों के आधार पर एक मॉडल लॉन्च किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा न्यूरोफॉर्मिक सिस्टम हाला पॉइंट जिसका नाम है, इसको इंटेल ने बनाया है, जो चिप बनाती है। और इंटेल ने लोइडी 2 प्रोसेसर का उपयोग किया है इसके लिए। और उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन तृष्णा, तृष्णा एक उपग्रह है, और तृष्णा और निसार दोनों मिलके जो है ये बनाया गया है। और इसके लिए जो है इसरो और जो फ्रांस की एजेंसी है, इसरो भारत की एजेंसी और फ्रांस की एजेंसी दोनों मिलके ये बनाया है। यह पृथ्वी की सतह के तापमान की निगरानी के लिए समर्पित है। साथ ही साथ जो है इसमें जो पृथ्वी पर कोई भी विकृति होती है उसकी निगरानी करेगा और जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा। तो तृष्णा जो है वो निसार उपग्रह के साथ मिलकर कार्य करेगा, यह भी महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस की सम्मिलित परियोजना है ये। इसके बाद ओपन एआई जो चैट जीपीटी बनाई थी, इसने GPT-4o लॉन्च किया है। ये अब तक का सबसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल जीपीटी है। इसमें ओ का अर्थ है ओमनी, ओ का अर्थ क्या है, ओमनी। तो GPT-4 ओमनी ओपन एआई अब तक का सबसे तेज शक्तिशाली एआई लैंग्वेज मॉडल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें मानव और कंप्यूटर इंटरेक्शन के लिए इसको तैयार किया गया है। मोमबत्ती वाले मोम की ऊर्जा से एक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, जिसका SR-75 इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, SR-75। और ये जर्मन कंपनी ने लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा नाम दिया गया है, दक्षिण एरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी का नाम कासा है। फिर नार्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत में उड़ीसा में एक पहला अनुसंधान परीक्षण नियुक्त किया गया है, उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदवली में। विश्व की पहली एआई राजनयिक यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका विक्टोरिया सी नाम दिया गया है। विक्टोरिया सी का आवाज़ जो है रोजाली नोब्रे ने दिया है, जो कि एक यूक्रेनी गायिका और टीवी सेलिब्रिटी है। चांद के अंधेरे वाले हिस्से में एटकिन बेसिन में दूसरी बार स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला देश चीन बन चुका है, और वो वहाँ से सैंपल भी लाया है, जिसमें मिट्टी और पत्थर का सैंपल लाया गया है। तो ये मिट्टी और चट्टानों का सैंपल पृथ्वी पर लाने वाला चांद का पहला देश बन चुका है। फिर अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की गई है। लाल क्रेटर, भारत के उत्तर प्रदेश के शहर मुर्सान के नाम पर मुर्सान क्रेटर, और बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर हिल्सा क्रेटर इसका नाम रखा गया है। तो मंगल ग्रह पर 3 अज्ञात क्रेटर खोजे गए हैं, जिसका नाम हम लोगों ने अभी ऐसे रखा है। तो भौतिक विज्ञानी स्वर्गीय देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर, इसके बाद मुर्सान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर नाम दिया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन भारत ने लॉन्च किया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा, IIT मद्रास द्वारा, अग्निकुल कॉस्मोस ने। और इसके बाद जो है धनुष से निजी लॉन्च पैड है, धनुष से इसका परीक्षण किया गया है। ये अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है। इसके बाद डिफेंस हम लोग पढ़ेंगे, डिफेंस समझौता जो जून 2024 में हुए हैं, जो महत्वपूर्ण है, इसकी बात करते हैं। तर्कस जो है ये भारत के NSG सुरक्षा गार्ड और अमेरिका के द्वारा हुआ है, और ये कोलकाता में हुआ है। गगन स्ट्राइक 2 पंजाब में हुआ है। गगन स्ट्राइक 2 भारतीय सेना और वायुसेना के मध्य आयोजित किया गया है। D5 मोटरसाइकिल अभियान ये कारगिल विजय के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में रजत जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है। आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश तीर, ये भारतीय सेना ने अपनी जो है रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में ये इसको तैनात किया है। इस सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद सोनार प्रणाली की एक प्रमुख परीक्षण मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन हुआ है केरल में। सोनार जिससे हम लोग पानी में किसी तरीके की चीज़ों को पता लगाते हैं, परिवहन से लेकर और तमाम प्रकार के इनको लेकर के ये किया गया है।
इसके बाद हवा से सतह में मार करने वाले रुद्र M2 मिसाइल उड़ीसा तट से मतलब इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये ठोस प्रणोदक यानी जो ठोस मतलब रॉकेट की ये होती है जिसको हम कह सकते हैं ईंधन, इसके आधार पर काम करने वाली है और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। तो रुद्र M2 पहली मानव रहित प्रणाली सेना यूएसए यूक्रेन ने लॉन्च किया है। इसमें मानव रहित प्रणाली सेना है, ठीक है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मतलब इसमें मानव नहीं रहेंगे। फिर पहला स्वदेशी मानव पोर्टेबल आत्मघाती सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1। ये नागास्त्र 1 जो है ये दुश्मन के प्रशिक्षण शिविर घुसपैठियों की सटीकता का निशाना लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक प्रकार का जो है ये एक ड्रोन है, ठीक है। और इसमें जो है 75% जो है भारतीय स्वदेशी प्रणाली से जरिए ये किया गया है। अब देखते हैं ओबिट्यूरीज के बारे में जो इस महीने जिनका दिवंगत हुए हैं। एक है चौथी राम यादव जो उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषा के प्रसिद्ध आलोचक और साहित्यकार थे। इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति थे, इनकी दुर्घटना में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। फिर है असीर जवाहर थॉमस जो भारतीय वन्यजीव जैव वैज्ञानिक थे। पंडित राजीव तारानाथ जो प्रसिद्ध सरोद वाहक थे। वीणा टाइप का ये एक वादन होता है, इसको ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बहुत पूर्ण कार्य किए थे। इसके बाद स्कीम की बात करते हैं। स्कीम जो इस महीने लॉन्च हुआ है, एक है नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। ये फोरेंसिक विश्वविद्यालय खोलेगा, प्रयोगशाला खोलेगा और साथ ही साथ दिल्ली वाले को ढांचा प्रदान करेगा, बुनियादी ढांचा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा फोरेंसिक के क्षेत्र में। तो ये महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके दौरान इसके लिए पैसे दिए हैं। फिर सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है भारत मिशन शहरी अर्बन 2.0 के तहत। इसके बाद जो है एक पेड़ माँ के अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने ये अभियान की शुरुआत की थी और इसमें दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा जो है लगाया गया था। एक सप्ताह एक थीम अभियान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 24 जून को 24 प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री नियुत मोइना योजना, ये असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें सीएम हेमंत विश्वनाथ, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा है और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स देखते हैं। स्पोर्ट्स जून 2024 को लेकर के स्पोर्ट्स 2020 विश्व कप में 4 मेडल ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन बन चुके हैं। लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है इसमें एक मेडन ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। 4 मेडन ओवर डाले हैं एक बार में। और ये कारनामा पहले जो है कनाडा के गेंदबाज सादविन जफर के नाम था, अब ये तेज गेंदबाज इनके नाम हो चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय 2020 क्रिकेट में मैच का सबसे तेज शतक ये बल्लेबाज साहिल चौहान ने जो एस्टोनिया के बल्लेबाज हैं उन्होंने किया। 27 गेंद में उन्होंने शतक बनाया है। इसके अलावा 30 गेंद में क्रिस गेल और ऋषभ पंत 32 गेंद में शतक बना चुके हैं। टेनिस की बात करें तो फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 में विजेता कार्लोस अल्कराज रहे हैं जो स्पेन के रहे हैं। ये पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। और महिला में विजेता ईगा स्वियाटेक रही हैं जो पोलैंड की रही हैं। फिर बैडमिंटन की बात करें तो मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में विजेता विक्टर एलेक्सेसन रहे जो डेनमार्क के हुए हैं। ये मलेशिया में आयोजित हुआ था। और महिला में वांग चेयू जो चीन की हैं वो विजेता रही हैं। भारत के फुटबॉल खिलाड़ियों में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान एक नाम है सुनील छेत्री, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये कुल 150 मैच खेले हैं जिसमें से कुल गोल ये 94 गोल इन्होंने अभी तक किया है। शतरंज की बात करें तो कांसाब्लांका शतरंज 2024, कांसाब्लांका शतरंज 2024 ये इसके विजेता मैग्नन कार्लसन रहे हैं जो नॉर्वे के हैं। इसमें विश्वनाथन आनंद भारत के तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं। मोरक्को में आयोजित हुआ था। दोहा डायमंड लीग, इसके स्वर्ण पदक जैकब वार्चेव जो चेक गणराज्य के हैं इन्होंने जीता है। नीरज चोपड़ा इसमें रजत पदक हासिल किए हैं। ये दोहा कतर में आयोजित हुआ था। पावो नुर्मी गेम्स, इसमें स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा को मिला है जो फिनलैंड में आयोजित हुआ था। और टोनी जो है इसमें फिनलैंड के ये सेकंड स्थान प्राप्त किए हैं, उनको रजत पदक मिला है। एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप, इसमें जो है भारत की ओर से रोडाली बरुआ ने 73 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। जबकि पुरुष वर्ग में विजेता ईरान के रहे हैं और महिला वर्ग में विजेता दक्षिण कोरिया के रहा है। तो भारत में इसमें कांस्य पदक यानी इसमें तीसरे नंबर का पदक जीतता है। फिर ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप, इसमें
पहला स्थान चीन को 11 पदक के साथ मिला है और भारत और फ्रांस ने थर्ड नंबर प्राप्त किया है, जबकि नॉर्वे 3 पदक के साथ दूसरा स्थान पर है। इसमें सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, इसमें जो है पूजा तोमर जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, इसमें जीतने वाली ये भारत की पहली फाइटर बन चुकी है। पूजा तोमर को एक साइक्लोन नामक उपनाम दिया गया है। साइक्लोन, ये बहुत मतलब इनकी आक्रामकता को देखते हुए साइक्लोन नाम दिया गया है। एशियाई टेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय, एशियाई टेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी हैं? तो सृष्टि खंडा गले, ये पहली बन चुकी हैं। फिर 3 स्टार ग्राफी घुड़सवारी प्रतियोगिता, इसमें श्रुति बोरा जो हैं ये घुड़सवारी प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार बन चुकी हैं। फिर पहला कार्बन जीरो हॉकी टर्फ मैदान, ये जो है फ्रांस में बनाया गया है, फ्रांस में बनाया गया। ये हरित बिजली का उपयोग करके बना था, 80% गन्ने का उपयोग से बनाया गया है। और पेरिस ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिता इसी में आयोजित की जाएगी। फिर 43वां विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल, इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था, इसमें कुल 32 पदक जो है सशस्त्र बल चिकित्सा द्वारा जीता गया था। अब आते हैं, बात करते हैं समिट की। समिट खनिज शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और आपको ध्यान रखना है, खनिज शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसके बाद वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम अमेरिका में आयोजित हुआ था। 6G 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ललित कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता अतारा, ये संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में आयोजित हुआ था। फिर 10वां वैश्विक जल फोरम 2024, ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। फिर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन IIT दिल्ली में हुआ था। फिर काजा शिखर सम्मेलन वन्य जीव उत्पाद जाम्बिया में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 64वीं परिषद की बैठक नई दिल्ली में हुआ था। इस बैठक में सुगर एवं जैव ऊर्जा उभरते परिदृश्य विषय पर एक वर्कशॉप भी आयोजित किया गया था। किसान सम्मान सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। मत्स्य मछली प्रबंधन और संरक्षण पर आपसी ज्ञान साझा करने के लिए एक संयुक्त कार्यशाला कोच्चि केरल में आयोजित हुआ। भारत अमेरिकी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक नई दिल्ली 77वीं विश्व स्वास्थ्य सेवा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। दूसरा AI शिखर सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। फिर भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला केरल में आयोजित हुआ। बॉन जलवायु सम्मेलन बॉन जर्मनी में आयोजित हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ था। 50वां G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में आयोजित हुआ था। इसमें इटली के अपुलिया के फसानो शहर में ये आयोजित हुआ था। इसमें नरेंद्र मोदी स्वयं गए थे। नरेंद्र मोदी ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को भी वहां पर उन्होंने संबोधित किया था। इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल AFSI का भी शुभारंभ किया गया है। G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का आयोजन किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब G7 शिखर सम्मेलन में कोई पोप शामिल हुए हैं और इसका मेजबान देश इटली में हुआ था। G7 के सदस्य कौन कौन है? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका। इसके अलावा इसमें 11 आमंत्रित देश थे। भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी वो जो है इसमें आमंत्रित देश के उत्सव से भाग लिया था। मेला एवं महोत्सव देखें तो इसमें जो है थिरसू मेला, ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय सहकार मसाला जयपुर में। भारत बांग्ला बाउल संगीत ढाका बांग्लादेश में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। हेमिस महोत्सव लद्दाख में। साधो जग दर्शन का मेला ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। अब महत्वपूर्ण चीज लास्ट है रैंक एंड रिपोर्ट की बात करें तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट है विश्व साइबर अपराध में। इसमें भारत का नंबर 10 है, जबकि एक नंबर पे रूस, यूक्रेन और चीन है जहां साइबर अपराध होते हैं। इसमें अंतिम नंबर पे मिस्र है, ये ध्यान रखेंगे। फिर परमाणु हथियारों की संख्या जो सिपरी द्वारा स्टॉकहोम रिसर्च पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है, इसमें जो है भारत को बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर रूस और 3 नंबर पर फ्रांस की बात की गई है, जिसके पास जो है हथियार है। इसमें कहा गया है रूस और अमेरिका के पास 90% परमाणु हथियार हैं। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत का रैंक 129वां है, जबकि आइलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे जो है ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3rd नंबर पे हैं। पिछले साल भारत का स्थान 127 था, इस बार 129 है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें कुल देश 146 थे।
इसमें अंतिम देश सूडान है। और पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका, बांग्लादेश का रैंक 99, चीन का 106, नेपाल का 117, श्रीलंका का 122, 124 भूटान और 145 नंबर पे पाकिस्तान है। यानी अंतिम देश सूडान से एक ही कम है पाकिस्तान के पास, और भारत का रैंक है इसमें 129। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई की बात करें तो इसमें एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी 1, 2, 3 नंबर पर है। भारत इसमें 176 स्थान पर है, जबकि कुल देश 180 हैं। तो देखेंगे इसमें भारत को दक्षिण एशियाई देशों में 25.6 अंक हासिल हुए हैं, और ये 8वां स्थान पर है दक्षिण एशिया में, और ये सबसे अंतिमा स्थान है दक्षिण एशिया के मामले में। वायु गुणवत्ता के मामले में भारत को 6.8 अंक के साथ 5वें पायदान पर दक्षिण एशिया के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें भारत के पड़ोसी देश में अगर बात करें तो पाकिस्तान 179 नंबर पर है, और जो है अंतिम देश इसमें वियतनाम शामिल है। और भारत का भी अच्छा रैंक नहीं है, भारत भी 176 नंबर पे है। 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1 नंबर पे, टाटा ग्रुप को 2 नंबर पे और 3 नंबर पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया है। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसने इंडिया जगरनॉट टाइटल दिया है। फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये एक्सचेंजर के सहयोग से विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत को रैंक मिला है 63वां, जबकि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड है। पिछले वर्ष भारत का 67 हुआ था, इस 67वां था, इस पर 63 है, तो भारत ने थोड़ा सुधार किया है। इसमें पाकिस्तान जो है 113 नंबर पे है, जबकि अंतिम देश जो है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके बाद अगर बात करें व्यापार घाटा, शीर्ष शीर्ष भागीदारों के साथ भारत का व्यापार घाटा रिपोर्ट की बात करें तो इसमें चीन, रूस, सिंगापुर और कोरिया सहित अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया गया है। व्यापार घाटा का अर्थ होता है जो कितनी चीज़ें भेजी गई और कितनी चीज़ें मंगाई गई। तो अगर हम ज़्यादा मंगाते हैं और कम भेजते हैं तो इसी को व्यापार घाटा कहा जाता है। तो शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार में से 9 के साथ घाटा हुआ है हमें। तो हमें जो है आंकड़ों के अनुसार चीन, रूस, कोरिया और हांगकांग के साथ घाटा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बढ़ा है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, अरब, रूस, इंडोनेशिया और इराक के साथ घाटा कम हुआ है, यानी से हमने यहाँ से कम चीज़ों को मंगाया है। उसके बाद जो है तीसरी विश्व वन्य जीव अपराध दिवस UNODC, इसमें जो है बताया गया है कि सर्वाधिक प्रभावित वन्य जीव गेंडा, पेंगोलिन और हाथी है, जो सबसे प्रभावित वन्य जीव है। इनके साथ काफ़ी ड्रग्स और अपराध हो रहे हैं। और सर्वाधिक प्रभावित वनस्पतियाँ देवदार, शीशम और अगरवुड है। एशिया की जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाती है। इसमें कहा गया है मौसम, जलवायु और जल संबंधी खतरों के कारण एशिया दुनिया का सबसे आपदाग्रस्त क्षेत्र रहा है। फिर कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI की बात करें, CPPI की बात करें तो विश्व बैंक इसको जारी करता है। और इसमें कहा गया है कि इसमें विशाखापट्टनम जो है ये दुनिया के शीर्ष 20 पत्तन में 19वें पायदान पर पहुंच गया है। और यह बंदरगाह वर्ष 2022 में 115वां स्थान पर था, और इसको काफ़ी अच्छा उछाल मिला है, और यह 19वें पायदान पे आ चुका है। 100 बंदरगाह में स्थान पाने वाले 7 भारतीय बंदरगाह है। पीपीवाव, कामराजार जिसको 47 रैंक दिया है, कोचिन 63, हजीरा 68वां रैंक, कृष्णापट्टनम 71, चेन्नई 80 और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 96 पर है। तो ये एक भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकीय रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें आधार वर्ष 2011-12 को तय किया गया था। इसमें जो है फसल उपक्षेत्र में 2 सबसे बड़े समूह अनाज और फल सब्जियों को मिलाकर 2022-23 में फसल उपक्षेत्र में कुल उत्पादन में 55% से अधिक हो गया है। मत्स्य पालन 2022-23 में जलीय कृषि उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य थे। आंध्र प्रदेश। मत्स्य पालन जलीय कृषि के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन थे 2022-23 में? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम। जबकि 22-23 में पशुधन उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य की हिस्सेदारी थी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का। दाल में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात की रैंकिंग थी। तो इस तरीके से जो है ये है। अब यहाँ पे इस तरीके से जून का आपका मैगजीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें MCQ बचा हुआ है, जो इस महीने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ हो सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर अप करेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।